So this is the interface of the Dev C++ compiler. Here simply we need to use this file option. You need to click on new and you need to select source file. जब भी पहले फर्स्ट प्रोग्राम हमें लिखना है, हम लोग बस ये आज के दिन में बस इतना ही सिंपल चीजें सीखने वाले हैं. एक्चुअली फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ एक्चुअल सिलेबस. So here we need to understand कि कैसे लिखा जाता है एक प्रोग्राम first. So here you need to click on new and you need to create a source file that you can create by using shortcut key control N. यहाँ पे सारे ऑप्शन जो कंट्रोल C कंट्रोल V है, तो सारे बटन आप सिंप्लीफाइड वे से यूज कर सकते हो. यहाँ पे जो तुम्हारा स्टेटस बार है, दिस इज द कंपाइल व्हिच यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग F9. हम लोग नॉर्मल जो टर्बो C++ का कंपाइलर है वहाँ पे ऑल्ट F9 करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली F9 करना है और F10 करना है रन करने के लिए. अगर आप रेडी हो तो यहाँ पे प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट वन सोर्स फाइल. सोर्स फाइल जैसे ही क्रिएट हो जाती है, यू नीड टू सेव दैट फाइल. Now every time I will not save every program while teaching, so always it will be untitled one and I will be replacing all the codes. So I will just click on save button. And do you want to replace it? Yes. I just told you. So you need to give unique name to your program because आपको वो program वापस भी use करना है. So create one folder and whichever program you will create, you need to upload it. आपको वो हमारे जो एक ड्राइव में फोल्डर शेयर किया जाएगा, वहाँ पे आपका डेली का जो असाइनमेंट है वो परफॉर्म करके आपको अपलोड करना है विथ आउटपुट. सो नेक्स्ट डे यू विल गेट आंसर ऑफ इट आल्सो फॉर द होमवर्क असाइनमेंट. बट स्टिल जो भी क्लासरूम के असाइनमेंट है वो भी आपको परफॉर्म करने हैं एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू परफॉर्म होमवर्क असाइनमेंट एंड दैट टू इन जस्ट द 1 hour. तो 1 घंटे का जो स्टडी पैटर्न दिया है उसको फॉलो ही करना है डेली के डेली. हमें एट द एंड ऑफ 38 डे आई वांट दैट you should become master in this computer science. और कुछ hesitation नहीं, कुछ नहीं, easily you will be able to write program and give answers. So this is the interface. Again यहाँ पे मैंने font बड़ा किया है तो that all options you will get in tools and you can see here the environment options. Environment option में भी आपको directly general options भी मिलेंगे. अगर आपको चाहिए तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो. एडिटर ऑप्शंस में जाओगे तो आपको एडिटर के ऑप्शन मिलेंगे और एडिटर ऑप्शन में ये कलर्स आई हैव जस्ट चोजन असेंबलर. अदरवाइज आप अलग अलग कलर्स भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज द डिफॉल्ट. सो I have used that color. If you are not liking it, if you are familiar with any other color combination, you can use this. हमें color combination से syntax पता चलता है कि actually कैसे highlights होना चाहिए. Most of the Turbo C++ compiler are on in this contrast. That's why in Dev C++ also I'm using the same interface. So here you can use the tools and you can just increase the font size from the editor and you can select the font and you can increase the font size if you want. Now just start with the first program. So simply here we need to write hash include and here see automatically this bracket less than and greater than sign iostream dot h. Now see there is no need to write dot h. डॉट एच मैं पहले लिखती हूँ. कैसे हम लोग लिखेंगे, एरर कहाँ पे आते हैं, जैसे टर्बो C++ अगर यूज कर रहे हो तो ऐसे ही लिखोगे. हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच एंड देन हैश इंक्लूड stdio डॉट एच. तो हमने अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया. ये देव C++ का कंपाइलर है, उसको हम बोल रहे हैं कि देखो ये पहले फाइल कौन सा ओपन करो, iostream.h का. नेक्स्ट फाइल टू बी ओपन इज conio.h एंड द नेक्स्ट फाइल यू हैव टू ओपन इज stdio.h. तो फिर ये सारे फाइल्स ओपन हो जाएगी तभी हमारा आगे का प्रोग्राम चालू हो सकता है. लेकिन दिस इज द सिंटैक्स फॉर टर्बो C++. आई विल जस्ट explain you that what is the problem with turbo. तो मैं पहले टर्बो के जैसे प्रोग्राम लिखती हूँ. ये कंपाइलर और उसमें क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए पहले we will write program in this turbo C++. तो सिंपल प्रोग्राम, हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है जिसको एग्जीक्यूट करके ही वो बोलता है वेलकम स्टूडेंट्स टू फर्स्ट सेशन.
तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्स्ट सेशन का हमें बताना है, वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर फर्स्ट सेशन, सेशन नंबर 1. So simply what from where we will start. Now how a compiler will understand कि कहाँ से उसको इंटरप्रेट करना है. So there should be one starting point. और प्रोग्रामिंग में हर वक्त स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक फंक्शन, और वो फंक्शन का नाम है मेन, और मेन फंक्शन के आगे दो आते हैं ब्रैकेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ब्रैकेट्स क्यों आते हैं, फंक्शन क्यों होता है, क्या होता है, ये मैं फंक्शन के टॉपिक में आके आपको सिखाऊंगी कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस क्यों होते हैं. उसके पहले भी एक वॉइड कीवर्ड क्यों लिखा गया है, उसके अंदर भी क्यों पैरामीटर्स है, मतलब वो वैल्यूज हमने अभी नहीं लिखे, ब्लैंक है. तो जब भी कुछ चीज ब्लैंक होती है ना, उसको वॉइड बोलते हैं प्रोग्रामिंग में. वॉइड इज नथिंग, वॉइड इज नथिंग. तो ये मेन फंक्शन का काम क्या है. देखो, एक अगर मम्मी ने बोला कि चलो जाओ और आप ना दुकान से शक्कर लेके आओ, नाउ जस्ट गो एंड जस्ट गेट शुगर फ्रॉम द शॉप, व्हाट विल यू डू. सिंपल थिंग, व्हाट यू विल डू, जस्ट एनालाइज द स्टेप्स. सिंपल है, मम्मी ने बोला आपको कि जाओ शक्कर लेके आओ, तो क्या होगा स्टेप, व्हाट विल बी द स्टेप 1. यस, टाइप इन चैट बॉक्स व्हाट विल बी द स्टेप 1. क्या होगा, चाय लेके आने का, शक्कर लेके आने का है, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप. What will be the first step? Yeah, collect money from home. Go to market. Yes. Yes, type next steps. Visit shop. Yes. Next. Order sugar. Yes. Complete the process. Order sugar. Then next step. Check weight. Yes. Next, make bill. Get the sugar, pay. Collect the parcel. Yes. And come back. So from where you started, back to home. You started from home and you returned to home itself, isn't it? So now how many steps you can just see? The same steps. Now see, this is one procedure which I have asked you to follow. आपके मम्मी ने आपको एक प्रोसीजर फॉलो करने को बोला कि सिंपली गो विजिट द शॉप एंड जस्ट गेट द शुगर. मम्मी ने बस इतना ही बोला कि चलो शुगर लेके आओ, बस. So go and get the sugar for me, इतना ही बोला. तो आपने फिर इतना प्रोसेस में कितना प्रोसेस हो गया. कलेक्ट मनी फ्रॉम होम, गो टू मार्केट, विजिट शॉप, ऑर्डर शुगर, चेक वेट, मेक बिल, पे, कलेक्ट द पार्सल एंड देन बैक टू होम. इतने सारे स्टेप्स हो गए, isn't it? नाउ सी, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, वहीं पे प्रोसेस एंड हो गया. So this is the procedure. This is one procedure which you need to follow, and these procedures basically are nothing but one task which is assigned to you, and that task in its way is known as function. Is known as function. एक function, एक task को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फंक्शन. तो एक्चुअली इसको हम पूरे टास्क को नाम देंगे कि ये एक आपने जो एग्जीक्यूशन किया फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. घर से ही गए और वापस रिटर्न घर पे ही आए. तो टास्क ऐसे ही होते हैं, वो जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पे आके एंड होने चाहिए. So these procedures, which procedure starts from one location and it ends on the same location itself, so that is known as function. तो वैसे फंक्शन मतलब एक मॉड्यूल होता है प्रोग्रामिंग में, और ये मॉड्यूल के बिना हम लोग प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते. तो आगे आके हम लोग फंक्शंस पे बहुत एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं, बिकॉज फंक्शंस के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता ही नहीं है.
और इसके लिए यहाँ पे भी कंपाइलर को भी ये बोलना पड़ता है कि मेन एक हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है, तो उसके ब्लॉक में ही सब आएगा। तो तुम्हारा स्कोप घर से शॉप तक और वापस शॉप से घर तक वो वहां पे खत्म हो जाता है, उसके यहाँ पे वहां पे नहीं जाना है बीच में। तो सिंपली मेन के अंदर भी हर एक फंक्शन का स्कोप होता है। अभी ये जो शॉप नाम का हम लोग ये फंक्शन को जो शक्कर ले लाने के लिए हम लोग गए थे ना, वो फंक्शन को हम लोग नाम देंगे शॉप। नाउ द शॉप इज द फंक्शन टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन. What is the parameter? It will need one carry bag and it will need money. So these are the values which will be passed to the shop function. Then in execution process, all the steps like go to market, visit shop, order sugar, check weight, make bill, pay, collect parcel, यहाँ तक आप पूरा फॉलो करोगे और पार्सल कलेक्ट करके वापस वो रिटर्न घर पे आओगे. सो रिटर्न पार्सल एट होम. सो दैट इज रिटर्न टाइप. तो फंक्शन को एक्चुअली 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज इज एक्चुअली रिटर्न टाइप, देन सेकंड इज नेम एंड थर्ड जो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं दोज आर नोन एज पैरामीटर्स. तो यहाँ पे एक्चुअली मनी आएगा पैरामीटर, आपके स्टेप्स आएंगे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, और रिटर्न जब आप आओगे तो वॉइड की जगह होगा शुगर, बिकॉज शुगर इज अ रिटर्न वैल्यू. लेकिन यहाँ पे तो हमने वॉइड लिखा है, यहाँ पे क्यों कुछ नहीं लिखा? क्योंकि मेन जो फंक्शन है उसका टास्क बस उतना ही है कि कंपाइलर को स्टार्टिंग पॉइंट देना. कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ रिटर्न वैल्यू आता नहीं, उसको कुछ पैरामीटर की भी जरूरत नहीं होता है. मतलब 3 टाइप के फंक्शन होते हैं अलग अलग. द फर्स्ट टाइप वेयर इट डू नॉट नीड एनी वैल्यू, इट डू नॉट हैज एनी रिटर्न टाइप. कुछ रिटर्न वैल्यू भी नहीं आता है और कुछ वैल्यू भी उसको देना नहीं पड़ता है. तो दैट इज द सिंपल फंक्शन. इट इज जस्ट बेसिकली डिनोट्स बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. इसके लिए हम लोग मेन लिखते हैं और यहाँ पे ब्लैंक पैरेंथेसिस है, ब्लैंक राउंड ब्रैकेट्स है. तो राउंड ब्रैकेट्स हमने लिखे और यहाँ पे रिटर्न टाइप में हमने लिखा वॉइड, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. उसके आगे स्टार्ट होता है इसका स्कोप, एंड स्कोप इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट. स्कोप इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट. तो ये जो स्कोप है वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट. तो ये नॉर्मल सिंटैक्स हो गया. सिंटैक्स इज वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. हर एक स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा स्कोप किसके अंदर आएगा वही उसी के अंदर स्टेटमेंट्स हमें यूज करने पड़ेंगे. सो वी स्टार्ट विथ वॉइड मेन. और यहाँ पे अभी आगे क्या लिखेंगे, ये क्यों लिखा हमने आईओ स्ट्रीम, क्यों लिखा कोन आईओ. एसटीडीआईओ का अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, एक्चुअली कोन आईओ का भी नहीं है, लेकिन इनपुट आउटपुट के लिए जो हम लोग यूज करने वाले स्क्रीन से आउट, उसके लिए हमें यहाँ पे आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड करना पड़ता है और उसके साथ साथ एसटीडी भी यूज करना पड़ता है देव C++ में. अगर हमने गोरलैंड में लिखा होता था तो हम लोग बस आईओ स्ट्रीम ही यूज करते थे. कौन आईओ का भी कब जरूरत पड़ता है वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी. तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड सारे ऑब्जेक्ट्स है जिसको यूज करके, जो कमांड्स को यूज करके हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. ये सारा बाद में सीखने वाला है. एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आज हम लोग समझ रहे हैं. तो सी आउट इज कंसोल आउटपुट. सी आउट इज कंसोल आउटपुट. आउटपुट विंडो को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल. आउटपुट विंडो इज कॉल्ड एज कंसोल. सो सी आउट एंड हियर सिंपली वी विल राइट welcome to first session, and then हमारी लैंग्वेज अगर एक सेंटेंस एंड होता है तो वी ऐड फुल स्टॉप, हियर वी विल ऐड सेमीकोलन. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज. एंड नाउ सी आउट के आगे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो किसमें लिखा है? डबल कोटेशन मार्क्स में. सो दिस इज नोन एज फॉर्मेट स्ट्रिंग. दिस इज नोन एज फॉर्मेट स्ट्रिंग because it is collection of character को प्रोग्रामिंग टर्म्स में स्ट्रिंग बोलते हैं और ये कोटेशन मार्क में लिखा गया है. तो दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम. वेलकम टू फर्स्ट सेशन. बस अभी इतना ही लिखते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक्चुअली आउटपुट आता है कि नहीं. Here we will compile it. वैसे ही एरर्स आएंगे. हाँ.
See here, it is showing error here because in Dev C++ एरर एक्चुअली नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों कंपाइलेशन के बाद आ रहा है? क्योंकि .h एक्सटेंशन ऐड करने का Dev C++ में जरूरत नहीं है। सेव इट एंड अगेन रिकम्पाइल। वापस यहाँ पे भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? बिकॉज यहाँ पे Dev C++ में कंपलसरी कोई भी फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो कंपलसरी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। मेन एक्चुअली गिव रिस्पॉन्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ से बिगिनिंग है ना, और एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा आपका जो तैयार होगा वो, बट ऑब्वियस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर सक्सेसफुल हो जाता है एग्जीक्यूशन में तो इट विल रिटर्न जीरो। जीरो इज बेसिकली रिटर्न वैल्यू फॉर सक्सेस एंड 1 इज फॉर अनसक्सेसफुल। सो हियर इंट है तो फिर इंट ऐड करेंगे, रिटर्न टाइप में इंट ऐड करेंगे क्योंकि 0 और 1 एक इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न 0 एंड जस्ट सेमीकोलन। तो ये सेकंड एरर भी हमने निकाल दिया। ये एरर्स क्या होते हैं? ये अलग अलग 4 टाइप के एरर है। हम लोग देखेंगे कि ये 4 टाइप के एरर कैसे आते हैं। जस्ट बेसिक सिंटैक्स आज ब्रीफ देना है, ज्यादा कुछ होगा नहीं। सिंपल प्रोग्राम्स we will just type, we will understand the gist of the programming language, and then from tomorrow you need to take one notebook as well, because I will give you one assignment also while training you, and you need to write those programs and you need to follow all the steps. So here, see out, welcome to the first session and return 0. Again just click on save button and just compile the code. कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे वापस फंक्शन मेन में यहाँ पे आपको सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइल है ये यहाँ पे Dev C++ में ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे नहीं यूज करते। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग नेमस्पेस std, save and then compile. Now the code is compiled and now you can run it, and here you can see welcome to first session. So this is the difference, little differences you need to follow only in just preprocessor directive syntax. बाकी कुछ difference नहीं है, only the difference is you need to add return value as int for the main function. तो कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना है तो we will just start with the main and then we will use cout cin, लेकिन cout cin का हम लोग बाद में ब्रीफ में सब explanation देखेंगे। तो I think you have understood how we are going to execute our program. Just type clear in taskbar chat box. Just type clear in chat box. Any doubts you have, you can just type in chat box. So here is the syntax. So what we will use. So while learning this language, again we will come back to program statement using keywords. So in this C programming language, while learning this C++, we will learn character set, which are uppercase letters A, B, C, A to Z, lowercase letters A to Z, and it also includes digit from 0 to 9. And we will be also using some special characters with white spaces like blank spaces, new line characters, horizontal tabs, carriage returns, and form field. These are some special characters which we will be using while writing our C++ programs. Next, what do you mean by the keywords? As I told you, जैसे हर एक language का vocabulary होता है, वैसे C language का भी vocabulary है, and these are known as C keywords. तो here is the list of the keywords, 48 keywords है C++ के, उतने सारे keywords यहाँ पे लिखे गए। लेकिन remember that the mostly हम लोग जो keywords use करेंगे, those will be 10 to 15 max keywords we will be using in regular while writing daily programs. Regular में हम लोग उतने keywords use करते हैं, बाकी के कीवर्ड स्पेशल केसेस में यूज करने पड़ते हैं, तो सारे कीवर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और बस उतने ही कीवर्ड्स अगर आपको प्रॉपर उसका मीनिंग और प्रॉपर उसका सिंटैक्स मालूम है तो इजीली यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज।
देन अगेन एज आई टोल्ड यू, सी आउट एंड सी इन ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स इसके iostream.h में डिफाइन किए गए हैं। एंड एज यू नो दैट कि कंसोल आउटपुट विंडो पे, कंसोल पे, आउटपुट विंडो पे इसको डिस्प्ले किया जाता है। एंड देयरफॉर सी आउट एंड सी इन ऑब्जेक्ट्स जो कंसोल विंडो पे यूज करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस स्टेटमेंट्स। और उसके साथ दो ऑपरेटर्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम सी आउट और सी इन के साथ यूज करेंगे। जैसे मैंने दो लेस देन साइंस लिखी थी, और एक्चुअली सीन हमने यूज नहीं किया है अभी तक, लेकिन वहाँ पे दो ग्रेटर देन साइंस हम लोग यूज करेंगे। दिस लेस देन साइन इज बेसिकली नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर, and the greater than sign which we will be using later, that will be known as extraction operator. Here you can see this is the insertion operator, here you can see this is the insertion operator जो सी आउट के साथ यूज होता है, और जो सीन के साथ हम लोग यूज करेंगे वो है इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन। सीन के साथ जो ऑपरेटर यूज करेंगे दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और यहाँ पे सीन और सी आउट जब हम वही सी में यूज करेंगे तो सी आउट इज बेसिकली अ प्रिंटफ and C in is basically a scanf in C. So that is the difference between C and C++. All other statements we will write in the similar way as we write in the C programming language. So now we will come to the compiling and linking process. Already I shown you what we need to do here. In first of all we need to write the program, then we need to save it, and once we save we need to compile it. Compile time में क्या होता है, जितने भी हैश इंक्लूड करके जितने भी फाइल्स हमने लिंक किए हैं वो सारे फाइल्स को रीड करके हमने जितने स्टेटमेंट्स लिखे उसका सिंटैक्स चेक किया जाता है। वो सारा सिंटैक्स जो है वो एक बार चेक होने के बाद द नेक्स्ट स्टेज में हम लोग एक्चुअली रन करते हैं, लेकिन रन करने के पहले ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिंकिंग। क्योंकि रन कब करते हैं हम लोग एप्लीकेशन को, जब एक फाइनल एप्लीकेशन हमारे पास रेडी है, और फाइनल एप्लीकेशन का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज .exe, दैट इज .exe। exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब तक एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है तब तक हम वो प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो ये लिंकिंग प्रोसेस में एक्चुअली जो हमारा कंपाइल्ड कोड है, जो हमारा कंपाइल्ड कोड है एज पर सिंटैक्स है, वो कोड को लिंक किया जाता है सारे लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। वो मर्ज होके सारा लाइब्रेरी का कोड और हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे है उसका जो डेफिनेशंस रिप्लेस होने के बाद जो फाइनल एप्लीकेशन फाइल क्रिएट होती है दैट इज .exe फाइल, एंड दैट इज क्रिएटेड आफ्टर लिंकिंग प्रोसेस। So first when we save program, that is saved with extension .cpp। तो कोड फाइल जो हमारी होती है, जो टेक्स्ट फाइल, जो हमारी कोड फाइल होती है, वो हमारा पहला एक्सटेंशन है दैट इज .cpp। फिर हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करके ये फाइल को कंपाइल करते हैं, और ये कंपाइलेशन के बाद जो फाइल क्रिएट होता है दैट इज अ ऑब्जेक्ट फाइल which has extension .obj। And after creation of object file, then one process is performed which is known as linking process, and this in this linking process it creates final executable file with extension .exe, and this is your final application that you can execute, which is just that means you can just run this program. Run, that is the execution, final execution of the program, where you will see the output, So the procedure already I have just explained you what is the procedure of writing the C++ program. So just text editor we have to open, we have to write the code, we have to save the file .cpp with extension, and then compile the program, and then finally just run the program. That is the procedure. Now as we discussed, there are a number of errors which has occurred while compilation. Linking errors. So compilation errors are errors which occurs at the time of compilation. कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ सिंटैक्स मैच नहीं हो रहा है, हेडर फाइल के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो वो जो एरर्स आते हैं तो कंपाइलेशन एरर्स आते हैं। कितने लोगों को यहाँ पे कंपाइलेशन 11th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अभी वो 12th में गए, कितने सारे एरर्स आते हैं, नंबर ऑफ एरर्स यू गेट। So whenever we do practice, you get number of errors, compilation errors.
and then the linking errors. When linking errors occurs, जैसे आपने स्टेटमेंट तो लिखे हैं लेकिन कुछ लाइब्रेरी फाइल इनबिल्ट ही मिसिंग है. सपोज बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जहाँ पे आपका कोड लिंक किया जाता है, तो लेकिन वो लिंकिंग करते वक्त अगर इनबिल्ट लाइब्रेरी फाइल ही मिसिंग है तो आपने जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसका प्रॉपर डेफिनेशन वहां पे, उसका रिलेटेड लाइब्रेरी फाइल वहां पे नहीं मिलता है, देन लिंकिंग एरर विल अकर बिकॉज इट इज अनेबल टू क्रिएट दैट फाइनल कोड, मशीन लैंग्वेज कोड. और ये जो सारे लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं दोज आर इन मशीन लैंग्वेज इटसेल्फ. तो अगर कुछ लैंग्वेज फाइल वो मिसिंग है, लाइब्रेरी फाइल मिसिंग है, देन आल्सो यू आर अनेबल टू create executable file and those are known as linking errors. प्रोग्राम रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक एरर्स है, जैसे जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय 0 तो डिवीजन बाय 0 का एरर आ जाएगा और डिवीजन बाय 0 होता है तो स्टैक के प्रॉब्लम्स आते हैं, मेमोरी के वाइवोलेशन के प्रॉब्लम आते हैं. तो डिवीजन बाय 0 विल बी एरर विल बी जनरेटेड एट रन टाइम. सो रन टाइम में मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद में जो एरर आते हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं रन टाइम एरर. और कंसेप्चुअल एरर मतलब हमने ही मिस्टेक की है कोड लिखते वक्त. अगर मैंने लिखा इफ a is greater than b then show write b is greater, तो is it correct? if a is greater than b then b is greater, ऐसे बोलेंगे तो चलेगा. Basically, I should say if A is greater than B, then A is greater. But मैंने mistake से लिख दिया B is greater, so that is my mistake. So these are conceptual errors. So if we have unclear concept, then we write program like that, and we are not bothered whether it is correct. जैसे याद करके जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो सारे conceptual error ही होते हैं. Because just we try to remember the steps. एक प्रोग्राम लिखा फिर स्टेप्स को याद किया और स्टेप्स को याद करके हम लोग वो प्रोग्राम लिख रहे हैं. So these are known as conceptual errors because the mistakes which are done by the programmer itself. So those are conceptual errors. So conceptual errors भी खुद को ही rectify करने पड़ेंगे, otherwise automatically compiler को तो समझने वाला है नहीं. It will just follow the syntax. और syntax में है लेकिन conceptual mistake है. So that you need to check. So these are the errors which you might come across. Compilation errors at the time of compilation, linking errors at the time of linking process, runtime at the time of after the execution or runtime, execution time, and the conceptual errors are basically done by the user itself. Then the next important thing, the comments. Tomorrow I will show you the comments. What do you mean by comments? For our understanding purpose, हमारे understanding purpose के लिए हम लोग कुछ वहाँ पे informative statement लिखते हैं. Like this program, this is my first program. This is the simple statement which I wrote. तो ये अगर statement मैं लिखती हूँ तो ये statement को मुझे compiler ने read करने की जरूरत नहीं है. So I will inform compiler that this code is commented, this line is commented, please this is my comment, ignore it, simple. तो अगर सिंगल लाइन का कोड है तो 2 बैकस्लैश से हम कमेंट कर सकते हैं, और अगर डबल लाइन का कोड है तो फिर हम लोग बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश, ये मल्टीपल लाइन, इसको मल्टीपल लाइन के कमेंट के लिए यूज किया जाता है. और अगर सिंगल लाइन है तो वी कैन जस्ट यूज 2 बैकस्लैश for writing comments.